are special from ground zero here in Bihar, and we are tracking everything exclusive and the inside stories from the big Bihar election 2025. And today I have with me somebody very senior, somebody very special, and somebody who knows thick and thin of Bihar. Somebody who is known for struggle, somebody who is synonymous with how to ensure power balance within a coalition. मेरे साथ आज हैं दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई माले के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक बड़े पुरोधा हैं बिहार की राजनीति के। सब बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ा एक गठबंधन है, पिछली बार कम पार्टियां थी, इस बार 7 पार्टियां, बड़ा एक कुनबा बन गया। कैसे सामंजस्य बिठा रहे हैं? नहीं, देखिए इस बार चुनौती भी बड़ी है, बड़ी चुनौती। बिल्कुल, एक तरफ बिहार में लोग इंतज़ार कर रहे हैं बदलाव के लिए, दूसरी तरफ जो सरकार है वो एक तरीके से बुलडोज़र राज थोपना चाहती है बिहार के ऊपर। तो ऐसे में चाहिए बड़ी एकता। तो हमें लगता है कि अच्छी बात है कि बिहार में जो 7 पार्टी का गठबंधन बना, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे दक्षिण बिहार में तो हम लोग 2020 में भी स्वीप किए थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा जो बिहार में 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली, उनमें से ज़्यादातर सीटें दक्षिण बिहार में हैं, लेकिन उत्तर बिहार में थोड़ा सा अभी भी कमज़ोर है। तो हमें लगता है कि जो 7 पार्टी का बना है, इससे सोशल बैलेंस, पॉलिटिकल बैलेंस और पूरे स्टेट वाइड एक इम्पैक्ट इसका होगा और निश्चित तौर पर इससे महागठबंधन में उसकी जीत का रास्ता और प्रशस्त होगा। इस बार जो है एक पार्टी है, वीआईपी पार्टी आपके साथ आई है, एक आईआईपी पार्टी, उसको भी आपने शामिल किया अपने गठबंधन में। तमाम हम देख रहे हैं कि एक सोशल बैलेंस मेंटेन करने का प्रयास हुआ है, कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उनकी भागीदारी को रिप्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन इसी बीच शायद बड़ा कुनबा होने से खींचतान भी ज़्यादा हुई। हमने देखा कि सभी की जो थी अपनी अपनी मांगे थी, जिनका पूरा होने में कुछ समय लग रहा था। कैसे इंश्योर किया गया ये फेसलेस से अब सीएम फेस तक का सफ़र? देखिए, सीएम फेस वाले में तो कहीं भी कोई सवाल था नहीं। अब हम लोगों ने बार बार कहा कि एक तरह से एक औपचारिकता पूरी करने की बात थी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी तेजस्वी जी थे, चेहरे थे। अच्छा, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो कन्वीनर हैं, आपके 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ बिल्कुल तय था, बस समय की बात थी। लोगों ने सोचा कि भाई कंप्लीट हो जाए टोटल सीट शेयरिंग, उसके बाद एक साथ पैकेज में हम लोग घोषणा करेंगे। इतनी ही बात थी, इससे ज़्यादा तो बात थी नहीं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी एक आजकल बन गया है पैटर्न, यूपी में भी है, कई बिहार में भी कई डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं। कई मांगों को जो है शांत करने के लिए दे दिया जाता है। नहीं, एक बैलेंस के लिए हमें लगता है कि ज़रूरी भी है। एक बड़े स्टेट में जहाँ इतने डाइवर्सिटी है, तो बेसिकली डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना, अकोमोडेट करना एक सवाल तो रहता है कोalition में। कोalition क्या, कभी कभी आजकल तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट में भी लोग कई डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स रख रहे हैं। तो एक बैलेंस की बात है, हमें लगता है कि बैलेंस इस बार इंश्योर होगा जी। लेकिन सर, इस सब के बीच कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि एक विरोधाभास, खास करके कांग्रेस के भीतर एक प्रेशर महसूस कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी पार्टी को डिप्टी सीएम का चेहरा दिया जा रहा है जो शायद धरातल पर उनसे कम नंबर वाली पार्टी है, और आपसे भी तो बहुत ही कम, आपका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा है। नहीं, इसमें तो बात ये हुई ना कि कई डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स होंगे। अच्छा, अभी फिलहाल एक ही नाम सामने आया है, वो प्रशांत कह रहे हैं, मुकेश सहनी जी का। तो ये तो एक तय है। बाकी आगे जहाँ तक दूसरी पार्टियों की बात है या सोशली भी अलग अलग ब्लॉक्स की बात है, तो सबको एकोमोडेट कर लिया जाएगा आगे। कांग्रेस के नेताओं का भी मैं इंटरव्यू कर रही थी, उनका एक कहना था कि दलित और माइनॉरिटी से भी एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। बिल्कुल संभव है। क्या हम देख सकते हैं कि माले से भी, जिसका सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा पिछली बार, एक डिप्टी सीएम हो? नहीं, हम लोगों ने कहा कि देखिए हम डिप्टी सीएम वाले में उसमें नहीं है। अच्छा। हाँ, तो बाकी देखा जाए, अभी तो चुनाव के आगे बाद की बात है, लेकिन फिलहाल
उस तरह के प्रेशर में हम लोग नहीं हैं। इसका गठबंधन है, कारण क्या रहता है? आपका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था, मैं नहीं तो पूछना चाह रही हूँ आपसे। स्ट्राइक रेट है, लेकिन संख्या तो बहुत कम है। मैंने हमारे पास 11-12 विधायक है, और विधायकों की संख्या हो निश्चित तौर पर तब देखा जाएगा, सोचा जाएगा। जी, संख्या अभी बहुत कम है, संख्या अभी उस हिसाब से कम है, और जिनकी संख्या बिल्कुल ही नहीं है वो तो डिप्टी सीएम घोषित करवा कर बैठे खुद को। ठीक है, उनका एक सोशल आइडेंटिटी है, वो चाहते हैं। हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे एक पूरा प्रचार जो रहता है, देखिए एक समय था 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय उनकी एक पूरे पैन बहुजन एक अपील उस समय थी, और काफ़ी धीरे धीरे ये प्रचार भी हुआ, और सामाजिक आधार में भी एक तरीके से धीरे धीरे श्रिंक किया थोड़ा। तो ये जो पूरा प्रचार रहता है कि ये बस एक मुस्लिम यादव समीकरण, तो ये उस समय, क्योंकि आज सवाल सामाजिक न्याय का है, सवाल संविधान को उसकी रक्षा करने का है। सवाल है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार बिहार में एक उसी तरह के सामंती पूरे हिंसक किस्म के वर्चस्व को स्थापित करना चाहती है, तो इसके खिलाफ बिहार में एक व्यापक सामाजिक एकता, तो निश्चित तौर पर इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रचार है कि भाई अति पिछड़ी जातियाँ, तो आज तो बल्कि हमें लगता है कि सवाल तो अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। ये जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, ये जो बार बार मोदी जी कहते हैं कि हम, नीतीश जी भी कहते हैं कि सब तमाम पिछड़ी जाति के लोग, तो अब एक तरफ बिहार का आपके पास कास्ट सर्वे हो रखा है, तो कास्ट सर्वे के बाद हमारे पास मोटे तौर पर बिहार के फिगर्स हैं, किस जाति की कितनी भागीदारी है, क्या संख्या है, उसको एक तरफ रखिए, और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसको उसके पास में रखिए, देखिएगा आपको, तो आपको कहीं कोई सामंजस्य दिखाई नहीं देगा। एलजेपी ने ही कई सारे बैकवर्ड्स को नहीं दिया टिकट, बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर एलजेपी की बात हो, यहाँ तक कि जेडीयू के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि जेडीयू में भी भीतर से उस पार्टी को तोड़ देने, पावर कैप्चर कर लेने। अभी हम डुमराव से लौट के आ रहे हैं, अभी हमने देखा कि पिछले चुनाव में डुमराव से अंजुम आरा जेडीयू से कैंडिडेट थी, एक पसमानदा मुस्लिम बिरादरी से आने वाली एक महिला, जो नीतीश कुमार जी के जो घोषित पॉलिटिक्स है उससे काफ़ी मेल खाती है। इस बार लोग बता रहे हैं कि कहाँ से कोई एक बहुत पैसे वाले कोई लेकर के आज चले आए हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं है जेडीयू के साथ। जानते हैं सर, माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटी की सीट्स पैन पार्टी इस बार बिहार में कमी हुई है, और ना सिर्फ ये एनडीए की बात है बल्कि गठबंधन में भी माइनॉरिटी के चेहरों की कमी हुई है। हमें भी थोड़ा अफसोस है, हमने इसलिए कहा कि पिछली बार हमारे 3 कैंडिडेट थे, और जिस तरीके से सीटों का आवंटन हुआ, हम बिल्कुल चाहते थे कि हमें एक आध सीट और मिले जहां से माइनॉरिटी उम्मीदवार दे सके, लेकिन हो नहीं पाया। हमारे 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन कम से कम इस बात की खुशी है, माइनॉरिटी के अंदर भी एक सवाल रहता है। एक सवाल है कि माइनॉरिटी का ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, एक दूसरा बड़ा सवाल रहता है कि माइनॉरिटी में भी जो पसमानदा बिरादरी है, अंसारी बिरादरी है बिहार में, जिनकी सबसे बड़ी आबादी है और सबसे कम उनकी भागीदारी होती है, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमने आरा से हमारे कमरेड क़यामुद्दीन अंसारी कैंडिडेट हैं, उम्मीद करते हैं, पिछली बार बहुत कम वोट से हार गए थे, इस बार अच्छा माहौल है, अच्छी तैयारी लोग कर रहे हैं, और अगर जीत जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि बिहार में माइनॉरिटी की संख्या भी बढ़े, और उसमें भी कम्युनिटी के अंदर भी जो इम्बैलेंस रहता है वो इम्बैलेंस भी ठीक हो। कल आपकी संकल्प यात्रा जो है निकल रही है, पारस जी की 15वीं डेथ एनिवर्सरी है, उसके ऊपर आप लोग मार्च भी करेंगे। उसके साथ साथ हम सुन रहे हैं कि लिबरेशन संकल्प पत्र एक जारी होने वाला है, क्या क्या रहेगा और क्या औचित्य है? देखिए, आपने राम नरेश जी के बारे में कहा, तो राम नरेश जी हमारे लिए एक तो पार्टी के संस्थापक नेता थे, फाउंडर थे, और पूरे बिहार में लोग सामाजिक न्याय के बारे में सोचते हैं कि जब लालू जी आए और तभी से सामाजिक न्याय शुरू हुआ, लेकिन लालू जी आ पाए 90 में, उनकी सरकार बन पाई, ये माहौल जो बिहार में बना था, तो एक पूरे बिहार में सामंती दबदबा के खिलाफ एक लंबी लड़ाई चली है। लोगों के पास वोट डालने का अधिकार नहीं था, लोगों के पास खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था, अपने पूरे ज़मीन का मजदूरी मांगने का, किए हुए अपने काम के लिए मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था। तो इस पूरी लड़ाई के नेता थे कॉमरेड राम नरेश राम, मास्टर जगदीश और रामेश्वर यादव। तो वो एक बारी जिस गांव से हम लोग शुरू करेंगे,
उसी गांव से सब कुछ शुरू हुआ था। और फिर जब हम लोग ने चुनाव लड़ना शुरू किया तो 95 में राम नरेश जी सहार से विधायक बने और लगातार जब तक जिंदा थे 3 टर्म विधायक थे। आज भी लोग याद करते हैं कि एक ऐसे विधायक अपनी सादगी के लिए, गरीबों के साथ उनके जीवंत रिश्तों के लिए, जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अपने प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। तो हमारे लिए पार्टी के संस्थापक भी थे और अभी जिस चुनावी संघर्ष में हम हैं जी, उस चुनाव में एक रोल मॉडल हमारे लिए कि विधायक हो, कम्युनिस्ट विधायकों को ऐसा होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कल जब उनकी बरसी भी है तो इसी मौके पर हम लोग एक संकल्प लेंगे। तो एक तो साझा संकल्प पत्र होगा पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से, मेरे ख्याल से वो हम लोग 28 तारीख को जारी करेंगे हमने। तो एक तो वो जो साझा होगा उसको हम दोहराएंगे नहीं, वो जो साझा होगा उसको ज़मीन पर उतारने के लिए, क्योंकि देखिए हमेशा अच्छी पॉलिसी बनती है लेकिन कोई भी पॉलिसी तब तक लागू नहीं होती जब तक नीचे ज़मीन पर उसको लागू कराने के लिए जनता बहुत मजबूत ढंग से संघर्ष ना करे, उसी हद तक चीज़ें लागू हो पाती है। तो एक तो हमारा काम ये होगा, हमसे लोगों की यही उम्मीद है कि जो घोषणाएं अभी हो रही है गरीबों के लिए 2-2 लाख रुपए, नीतीश जी ने भी घोषणा की थी, नहीं दिया तो, या महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति माह, या 200 यूनिट बिजली फ्री, या पूरे आउटसोर्सिंग ख़त्म करके पक्की नौकरी, उनके लिए सम्मानजनक रोज़गार, सुरक्षित रोज़गार, ये सभी घोषणाएं इनको लागू कराने के लिए भी हमें पता है संघर्ष करना पड़ेगा और उस संघर्ष में भी हम ही लोग रहेंगे। और दूसरा है कि कुछ मुद्दे और हैं जिन मुद्दों को लेके हो सकता है कि अभी इस समय तत्काल सबकी पूरी सहमति ना बने, लेकिन वो ज़रूरी सवाल है। भूमि सुधार, बिहार में भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि बिहार में ज़मीन है, अगर सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो भूमिहीन गरीबों को खेती के लिए ज़मीन दी जा सकती है। क्या यही वजह है कि लेफ्ट को अपना एक लिबरेशन संकल्प पत्र निकालना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे अभी तक एक सामंजस्य नहीं बन सभी पार्टियों के साथ मेरे ख्याल से ऐसा रहता है कि भाई आपका जो कॉमन एजेंडा है वो कॉमन उसमें आएगा, लेकिन और भी मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों को लेके पार्टियां इंडिपेंडेंट ढंग से भी संघर्ष करती हैं। तो हमारे पास ये लॉन्ग टर्म जो हमारे कंसर्न्स हैं उसमें सारी बातें हैं, जैसे मान लीजिए ज़मीन की बात है, शिक्षा की बात है। नीतीश जी ने एक शिक्षा सुधार के लिए भी एक आयोग बनाया था और उस आयोग की रिपोर्ट को भी उन्होंने खारिज कर दिया था, जिसमें बहुत ही अच्छी रिपोर्ट थी कि कॉमन स्कूल सिस्टम, समान स्कूल प्रणाली हो ताकि गरीब के बच्चे और जो समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े। तभी तो जा करके देश में जो संविधान में लिखा गया कि भाईचारा हो, बराबरी हो, वो बराबरी आएगी कहाँ से? वो भाईचारा कायम कैसे होगा अगर पैसे से कुछ लोग महंगी शिक्षा मिले और बाकी गरीब को बहुत ही खराब स्तर की? तो ये तो आपका कॉमन एजेंडा होना चाहिए था। तो ये अभी तक महागठबंधन जहाँ फोकस करना चाहता है रोजगार के सवाल पर, तो इसलिए वो कुछ मामलों में और काम करना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा का मामला, स्वास्थ्य का मामला, या जो बहुत सारे वर्कर हैं, अभी हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे सामने जैसे और भी लोग हैं, अभी जो गिग वर्कर्स हैं, जो स्विगी, जोमैटो इसमें काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उनका भी शोषण है। उनके लिए भी कुछ कानून बनना चाहिए ताकि उनको अपना हक मिले। तो प्राइवेट सेक्टर को लेके भी उसको रेगुलेट, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, उनके ऊपर ठीक से नकेल कसने की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं शायद जिसको लेकर के अभी तत्काल पर्याप्त सहमति पूरे गठबंधन में ना हो, लेकिन मुद्दे बड़े हैं और उन मुद्दों को लेकर हम लोग बिल्कुल। क्या ये फिलहाल माना जाए कि इस वक्त जो है, क्योंकि महागठबंधन रोजगार को लेकर बहुत तेजी से जो है आगे भी बढ़ रहा है, और तेजस्वी जी ने जो है अभी एक जॉब्स को लेकर कहा, आपने खुद भी जॉब्स के बारे में बात की, और माइग्रेशन सबसे बड़ा इशू रहता है और उसका केवल एक उसका बेसिस ये है कि नौकरी नहीं है, इसीलिए माइग्रेट हो रहा है, बिहार का युवा इसीलिए बाहर जा रहा है। दो बातें हैं, एक तो नौकरी नहीं है, दूसरा है कि बिहार में मजदूरी की दर बहुत कम है, लो वेजेस। देखिए माइग्रेशन अभी जो होता है, लोग बाहर जाते हैं तो बाहर में भी उनको बहुत कोई पक्की नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन इतना भरोसा होता है कि बाहर जा करके बहुत झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन तब भी सब कुछ अपमान झेलते हुए, असुरक्षा झेलते हुए भी
महीने में मान ली 10-20 हज़ार कुछ ज़्यादा कमा आ लेंगे। जाएगा। और वही पैसा है आज जो बिहार चल रहा है, बिहार के पूरे रूरल इकोनॉमी देखिए, गांव में अगर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ज़रूर वो कहीं कोई प्रवासी मजदूर है जी। या देश के बाहर जो लोग गए हैं आपके मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के पैसे से, जिसको एक ज़माने में हम लोग मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते थे, आजकल तो मनी ऑर्डर तो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन वही पैसा है जिस पैसे पर बिहार चल रहा है। और इसीलिए प्रवासी मजदूर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें लगता है कि माइग्रेशन कम तब होगा जब बिहार में सुरक्षित रोजगार होगा और जीने लायक वेतन होगा। सुरक्षित रोजगार को ही आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी जी अब गवर्नमेंट जॉब का प्रॉमिस कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक वादा है, और इसी पर जो है एनडीए जो लगातार हमलावर हो रहा है कि ये जमीन पर इसका जो है क्रियान्वयन संभव नहीं है। नहीं, ये तो बेकार की बात है ना। देखिए, सरकार का ही कानून है मनरेगा, क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। एक मांग उठ रही है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो अगर आप कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट देना संभव नहीं है तो गारंटी एक्ट क्यों बनाते हैं? एम्प्लॉयमेंट गारंटी सरकारी नौकरी की बात हो रही है ना। नहीं तो सरकार उसमें भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी में हम तो कह रहे हैं कि मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं? प्राइवेट काम तो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार के देखरेख में, सरकार के लिए जो इतना काम हो रहा है, उस काम को अगर ठीक से ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक से अगर उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो सरकार तो ऑलरेडी सरकार ही तो काम करा रही है। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है कितना? जहां एम्प्लॉयमेंट हो सकता था सेंट्रली, देखिए एम्प्लॉयमेंट का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। रेलवे, जहां सबसे ज़्यादा बड़ा कंटिजेंट देश में मजदूरों का काम करता था। आर्मी, जहां नौजवान जाते थे 20 साल, वहां अग्निवीर ला दिए। तो सरकारी नौकरी बंद कर रहे हैं केंद्र सरकार, और उसके चलते आरक्षण भी बेसिकली उसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर में ना नौकरी है और आरक्षण भी नहीं है। तो हमें लगता है कि सरकारी नौकरी ही तो चाहिए, जिससे नहीं तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करेंगे, नहीं तो मोदी जी की तरह बात करनी होगी। पकौड़ा तोलने को भी रोजगार, अब कह रहे हैं कि इंटरनेट में रील बना करके रोजगार, इंटरनेट में रील बना करके रोजगार। ये जो बिहार के बेरोजगारों के साथ उनको जले पे नमक छिड़कने का काम हो रहा है। 1000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लोग रोजगार मांग रहे हैं, मांगने पर लाठी है। जो परीक्षाएं होती है, बिहार के नौजवान, उनकी परीक्षा का सेंटर होता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जा करके परीक्षा दो, तब बिहार में नौकरी मिलेगी। पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया और इसमें धांधली हो गई। पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में भी हमने नॉर्थ इंडिया में अक्रॉस देखी, खास तौर पर आई है हिंदी क्षेत्र से। लेकिन ये जो एक आश्वासन है सरकारी नौकरी का प्रत्येक ऐसे घर में जहाँ सरकारी नौकरी नहीं है, ये इसका एक जो क्रियान्वयन है उस पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि इतने करोड़ों परिवार को आप कैसे देंगे, ये एक सवाल आ रहा है। वो आ जाएगा मेरे ख्याल से। हमने वही कहा, देखिए एक तो सरकारी काम लोग कर रहे हैं, एक बड़ा फैलासी ये है कि जैसे मिड डे मील वर्कर्स हैं, ये महिलाएं सरकार के लिए ही तो काम कर रही हैं। आशा है, सरकार के लिए ही तो काम कर रही हैं। जीविका में जो पूरे सेल्फ, उसमें सरकारी लाइवलीहुड मिशन है। तो हमें लगता है कि पहली बात है कि सरकार के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अलग अलग नाम, अप्रेंटिस, वॉलंटियर, उनके लिए कोई इंसेंटिव माना ही नहीं जा रहा है कि सरकार के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत एक खराब चीज है कि सरकार जो है खुद अपने ही जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई भी सरकार, पहली बात, जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको अगर सही ढंग से रिकॉग्नाइज करे, एक बड़ी संख्या होगी। सेकंड, मेरे सामने बड़ा सवाल है कि बिहार में एजुकेशन, हेल्थ और एम्यूनिटीज, पब्लिक सर्विसेज, ये प्राइमरीली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये प्राइवेट एजुकेशन से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, महंगी शिक्षा, निजीकरण, उससे बिहार में नहीं काम चलने वाला। हेल्थ में हम लोग सिर्फ इंश्योरेंस देते जाएंगे और प्राइवेट अस्पताल होगा। तो कोरोना काल ने तो हम लोगों को दिखाया कि कोरोना के पीरियड में अगर आपके जेब में 5 लाख का इंश्योरेंस भी हो, उससे कोई जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपको जिस समय ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन होना होगा, एम्बुलेंस चाहिए वो एम्बुलेंस चाहिए, अगर अस्पताल में बेड चाहिए तो बेड चाहिए। तो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सल हेल्थ के लिए सरकार को बनाना पड़ेगा। तो कोई भी सरकार एजुकेशन का, हेल्थ का, सिविक कम्युनिटीज़ का ये इंफ्रास्ट्रक्चर देने और सब लोगों के लिए एक्सेस देने का अगर गारंटी करे तो आपके पास काम ही काम है। बस
ज़रूरत इस बात की है कि आपके पास वो इच्छा शक्ति हो। जैसे आउटसोर्सिंग खत्म करने की तेजस्वी जी ने बात की, हम लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी, क्योंकि सरकार का पैसा तो जितना खर्च होता है वो हो ही रहा है, मिनिमम वेजेस के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, लेकिन पैसे बीच में बिचौलिया है वो आउटसोर्सिंग एजेंसी, उसको पैसा मिल रहा है, वो उसमें से कमीशन काट करके अपना एजेंसी का पैसा काट करके उसका एक हिस्सा मजदूरों को मिल रहा है। एक मिडल मैन और गुंडा राज का बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक नारा है, कई जगह हम महागठबंधन के नेताओं से सुन रहे हैं, और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर 28 को जो आने वाला है आपका मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें गुंडा राज एक जंगल राज की काट की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब से आए हैं, गृह मंत्री जब से आए हैं बिहार में, जंगल राज की लगातार बात कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं, खास करके लालू यादव जी की जो रजीम रही उसको याद करवा रहे हैं लोगों को, जंगल राज की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक काट के रूप में देखा जा रहा है कि भाई जंगल राज वैसे गुंडा राज, फिलहाल इंस्पेक्टर राज। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी लोगों में वो चीज़, वो यादें याद हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं, अगर लोगों में, लोग देखिए अतीत में तो जिंदा नहीं रहते, वर्तमान में जिंदा रहते हैं। इतिहास की बातें, लोग इतिहास के कैदी नहीं हैं। तो ये जो आज का जो जनरेशन है, जो रोजगार मांग रहे हैं, उन्होंने तो शायद बहुत सारे नौजवानों ने देखा भी नहीं वो 90 का क्या था नहीं था। तो ये जो बार बार अतीत की बात करना, नेहरू की बात करना, 70 साल की बात करना, इसका सीधा मतलब है कि आप जो सत्ता में आज हैं, आपके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं, आप भागना चाहते हैं, लोग जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी से भागने के लिए, अपने काम का रिकॉर्ड देने से बचने के लिए आप हमेशा लोगों को झूठी बात करते हैं, या तो अतीत की बात करेंगे या फर्जी हवा खड़ा करेंगे, जैसे घुसपैठी। अभी बताइए, बड़ा मुद्दा ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार क्यों बनाओ, भाजपा को पूरी ताकत क्यों दो, चुन चुन करके घुसपैठियों को करेंगे। तो भाई आपने एसआईआर किया, कितने घुसपैठी मिले? एक भी नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन को भी सवाल किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन, इसीलिए बहुत जरूरी था, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दबाव डाला कि आप बताइए कि किनका नाम आपने काटा और क्यों काटा, क्योंकि अगर नहीं बताते, अगर घुसपैठिए की बात कर रहे हैं तो क्या उसका कारण है? वही तो हम कह रहे हैं, ये बिल्कुल जो हवाई बातें हैं, जो एक तरीके से हवा खड़ा करना, और घुसपैठी इनको कह रहे हैं। बेसिकली आप मुस्लिम समुदाय को एक विलेन चोट करने का एक प्रयास किया गया। नहीं, हमें देखिए इसमें महागठबंधन के वोटर है कि किसके वोटर है कि नोटा के क्योंकि वोटर है, देखिए माना जाता है कि राजद के वो एक एम-वाई कॉम्बिनेशन है, इसको हम झुठला नहीं सकते। वो हमारे लिए प्राइमरी बात नहीं है। प्राइमरी बात ये है कि इसलिए हमने जो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा का नाम था वोटर अधिकार यात्रा। और वो वोटर किसको वोट करेगा, किसको वोट करता है, ये हमारे लिए सेकेंडरी बात है। ठीक है, वो हमारे लिए भी वोट कर सकते हैं, वो बीजेपी के लिए भी वोट कर सकते हैं, वो जा करके नोटा के लिए भी वोट डाल सकते हैं, ये तो उनका अपना राइट है। तो हमारे लिए वोटिंग राइट इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल है, और इसलिए वो तो पता चलेगा जब अभी जैसे रिपोर्ट आ रही है कि जैसे महिलाओं की ज्यादा नाम उनके काटे गए, प्रवासी मजदूरों के नाम, अगर तो एक डिस्प्रोपोर्शनेट तो दिख ही रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिनके नाम ज्यादा काटे गए, ये ऐसे लोग हैं जो समाज में लड़ने वाले लोग हैं, जो बदलाव के लिए, लोकतंत्र के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन को चोट हुआ है। कोशिश होगी, कोशिश तो यही रही होगी, और हमें लगता है कि लेकिन लोग लड़ेंगे इसमें, वोट चोरी के खिलाफ भी लड़ेंगे, जैसे हम लोगों ने डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के खिलाफ भी लड़ा, और हम लोग लड़े तब तो जाकर के, नहीं तो 2 करोड़ के नाम कटने वाले थे, 20% के नाम कटने वाले थे। वो सब चीज हुई, उसके बाद आधार कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ। वोटर अधिकार रैली की आपने बात की, अच्छा आपने याद करवाया, उस समय एक माहौल भी बना, देखा गया हमारे द्वारा भी, और लगातार उसकी कवरेज भी हुई कि किस तरीके से एक हवा लग रही थी। कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग को लेकर और बाद में फ्रेंडली फाइट तक बात आई, क्या डैमेज नहीं हुआ महागठबंधन को, आपको लगता है? एक अच्छी लहर हो सकती थी। नहीं, 20 साल से कोई सीएम है, वो अभी भी है, 20 साल से कोई सीएम था। नहीं, बिल्कुल जो माहौल आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा में, तो उसमें दोनों बातें थी। एक तो एसआईआर को लेकर के लोगों में चिंताएं थी, गुस्सा था, और साथ ही साथ हम लोग ये भी दिखा कि लोगों में बदलाव की बहुत गहरी आकांक्षा है, उसकी झलक दिखी वहाँ। तो वो आज भी है बिल्कुल। और हमें लगता है कि जो आपने शुरू में कहा कि बड़ा गठबंधन है, तो जाहिर सी बात है कि भाई एक पार्टी के अंदर भी
जी। एक पार्टी में भी, क्या भाजपा में नाराज लोग नहीं है? कांग्रेस में बहुत नाराज लोग तो हर पार्टी में हम कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो टिकट के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं। आप टिकट किसी हमारा जो चुनाव का सिस्टम है, जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अगर देश में आएगा, जब पार्टियों के आधार पर वोट होगा और उसमें आप पैनल देंगे, तो हो सकता है कि इस तरीके का। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड है तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहाँ 5 लोग 10 लोग जरूर होंगे जो टिकट के लिए एस्पिरेंट्स है और डिजर्विंग भी है। मैं कहता हूँ सिर्फ एस्पिरेशन नहीं, डिजर्विंग भी है, कोई हवाई बातें नहीं है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये कुछ तरीके कुछ खींचतान बहुत स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत जो देर हुई। लेकिन मैं तो हैरान इस बात के लिए हूँ कि ये एनडीए वाले जिन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अभी तक उनके पास वो तो साफ उन्होंने किया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो नहीं अगर होंगे तो यहाँ के फडणवीस कौन है? उनका एक नीतीश जी अगर यहाँ के शिंदे हैं तो यहाँ के देवेंद्र फडणवीस कौन है? वो लेकिन उनके अंदर एक खासियत तो आप मानेंगे सर, वो डैमेज को डायनेमेज कंट्रोल बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपने देखा होगा, फिर उसके बाद गृह मंत्री जी यहाँ आए और उसके बाद 45 मिनट बैठे हैं नीतीश जी के साथ बातचीत हुई, उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, बैठ करके तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बैठ करके उन्होंने प्रशांत किशोर के कैंडिडेटों को जहां जहां उनको लगा कि इस कैंडिडेट से भाजपा को नुकसान हो सकता है, उन कैंडिडेटों को हाईजैक करने का काम किया। यहाँ बैठ करके उन्होंने इसी तरीके से सब लोगों को एडजस्ट करने का काम किया। लेकिन वो कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। प्रशांत किशोर आपने अच्छा नाम लिया, वो भी एक उभरता हुआ एक थर्ड फ्रंट की तरह एक देखा जा रहा है उनको। क्या आपको लगता है सर, प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को तकलीफ पहुंचाएगा? जैसे आपने खुद ही कहा कि वो कई सीटें मैनेज की जा चुकी हैं, उनका भी ऐसा आरोप है कि भाजपा ने हमारे कहीं कैंडिडेट को उठवा लिया और कहीं पे जो है विड्रॉ करवा लिया। नहीं, प्रशांत किशोर जी के बारे में 2-3 बातें हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक पार्टी के बतौर नई पार्टी है, काफ़ी में उन्होंने मेहनत की, लेकिन अभी मेरे ख्याल से बिहार के अंदर बहुत कोई जगह है नहीं, लेकिन उनके पास पैसे बहुत हैं और 243 सीट पर कैंडिडेट देंगे और बहुत सारे इस तरीके के जो पहले बागी उम्मीदवार होते थे, रेबेल्स आपके, तो वो रेबेल्स आकर के उनके चुनाव चिन्ह पर उनके पार्टी से लड़ रहे हैं। और बिहार में रेबेल बहुत मायने रखता है, तो वो हो सकता है उनको इसकी वजह से उनकी पार्टी की वजह से नहीं, वो कैंडिडेट्स की वजह से उनको कुछ कुछ वोट मिल जाए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है कि प्रशांत किशोर जी लगातार अभी पिछले 2 महीने से एनडीए सरकार के खिलाफ बोल रहा है, खुलासा कर रहा है सम्राट चौधरी के बारे में, अशोक चौधरी के बारे में। इसके पीछे क्या है? उसके पीछे तो यही कारण है कि उनको पता चल गया कि भाई बिहार के लोग यही सुनना चाहते हैं। आप अगर आकर के वही जंगल राज करेंगे, तेजस्वी यादव के पास कौन सी डिग्री है, नहीं है, 9 पास है कि 8 पास है, यही सब बोलते रहेंगे, तो लोगों को वो सुनना ही नहीं चाहते लोग। लेकिन क्या ये वजह नहीं है कि उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे भी बी टीम बताया जा रहा हो ऐसी की तरह? नहीं, बिल्कुल उनको लगा कि हम ऐसी कुछ कहना होगा जिसमें लोगों को दिलचस्पी हो। तो लोगों की दिलचस्पी तो है कि भाई 20 साल से जो सरकार है, इस सरकार के बारे में बोलो। तो ये उन्होंने ठीक काम किया, इस सरकार के बारे में धीरे धीरे उन्होंने खोलना शुरू किया। लेकिन जो दिलचस्प बात है कि इनके जितने कैंडिडेट, चाहे वो अमित शाह के दबाव में हट रहे हो या किसी और कारण से हट रहे हो, इनके जितने कैंडिडेट चुनाव से हट रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, वो सारे जाकर के एनडीए के वहाँ शरण ले रहे हैं, एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। तो जहाँ नेता एनडीए के खिलाफ बोल रहा है, पूरे इनके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल इनके खिलाफ बोल रहे हैं, अभी अमित शाह के बारे में भी बोलने लगे हैं। वहाँ उनके कैंडिडेट पार्टी से हटने के बाद, चुनाव से हटने के बाद वही एनडीए के पास चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। अगर हम ऐसा एक स्थिति अगर ऐसी देखते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को तकलीफ पहुंचाएंगे वो? नहीं, कोई नहीं। हमें लगता है कि नई पार्टी है, कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। महागठबंधन, हमें लगता है कि जो हम लोग की थोड़ी कमजोरी थी, खासकर उत्तर बिहार में, उसके लिए हम लोगों ने ठीक से इस बार सजाया है। और आपका एक बड़ा रोल हमें मालूम सबसे बड़ी बात तो है कि बिहार की जनता, देखिए जनता बदलाव चाहती है। जनता बिल्कुल 2020 से ही इंतजार कर रही चुनाव के लिए। तो बड़ी ताकत तो जनता में है और जनता की ताकत है, जनता का गुस्सा है। बस उस गुस्से को लोग ईवीएम में
वोट डाल करके सरकार को निकाल। एक हमें मालूम चला कि भाई जब ये मुकेश सहनी बिल्कुल आपके गठबंधन छोड़कर जा रहे थे, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनका इरादा था और छोड़कर जाने का इरादा, तब आपने जो मध्यस्थता करके जो है राहुल जी से बात करवाई और राहुल जी का एक फ़ोन कॉल जब आया तब ये जो है रुके हैं। नहीं, ये उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, देखिए, जो मुकेश जी का अपना तजुर्बा है। पिछली बार आपको याद है कि 2020 में जब चुनाव के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के छोड़ के चले गए थे। इस छोड़ बार के भी ऐसा चले कुछ कर गए सकते थे थे और ये आरोप भी लगा था कि भाई अपने पीठ पर छुरा भोंक। इस बार आपने रोक लिया कि वही ना नहीं कर नहीं, दें। तो हमने नहीं रोका। ये दरअसल बीजेपी ने जो उनके साथ बर्ताव किया, जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया, उनके सारे विधायकों को हड़प लिया गया, उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया, तब जाकर के इस पार्टी ने ये संकल्प लिया कि भाई कुछ भी हो जाए दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हमने उनको इतना ही याद दिलाने का काम किया। ये हमने आपने किया? हमने कहा कि भाई आपका ही ये अनुभव है और पहले आपके पास आप एक सामाजिक पहचान आपकी थी, जी। लेकिन जब से बीजेपी ने, आप पिछली बार बीजेपी के साथ चले भी गए, लेकिन बीजेपी ने जब आपको अपमानित किया, आपने तय किया कि हम इस अपमान का जवाब देंगे। और अब पिछले लोकसभा चुनाव से पूरे देश में संविधान रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए एक जबरदस्त मुहिम चल रही है। उस मुहिम का आप हिस्सा बने हैं, वोटर अधिकार यात्रा में आप रहे हैं, तो सामाजिक पहचान के साथ साथ आपकी एक राजनीतिक पहचान भी बनना शुरू हुआ है। तो निश्चित तौर पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे आपकी राजनीतिक पहचान बाधित हो जाए, है ना। और हमें लगता है कि उनको ये बात समझ में बात आई, वो उनका अपना ही, इसीलिए वो 35 से 30 और नहीं, 25 से फिर 15 पर वो आए। तो 35-15 वो तो उनका अपना ही होगा, लेकिन हमें लगता है कि उनको बात समझ में थी कि भाई बीजेपी के साथ जाना बिल्कुल गलत निर्णय होता। पिछली बार एक बार जा करके झेल के आए, तो उसमें तो लोग दूध के जल जो है फूंक फूंक कर रखते ही कदम, तो उनको तो बिल्कुल हरगिज नहीं करना चाहिए था ऐसा। और यहाँ जो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, जो सीटों की बात है उस पर हम लोग सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं, और उस पर सब लोगों ने मिलकर, जैसे हम लोग भी, हमें ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए था। लोग पूछते हैं कि भाई कम सीट पर क्यों लड़ रहे हैं। हमने ही सोचा जबकि कि भाई आपका जब strike rate सबसे अच्छा था। बड़ा गठबंधन है तो सबके लिए जगह बनानी है। तो निश्चित तौर पर तो कांग्रेस ने भी काफ़ी सीटें छोड़ी, हम लोगों ने भी सीट जो हम लड़ सकते थे हमने छोड़ दिया, और राष्ट्रीय जनता दल भी कम से कम एक सीट तो कम पिछली बार से लड़ ही रहे हैं। तो ठीक है, हमें लगता है सब लोग मिलके, बड़ा गठबंधन है, ठीक से चलेगा। थोड़ी देर अगर हुई है, लोग कहते हैं कि भाई देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो दुरुस्त है। दुरुस्त है, और आपने दुरुस्त करने का प्रयास भी किया, उसके लिए तो बिल्कुल आप बधाई के पात्र भी हैं। सर, ये जो एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, जो छोटी पार्टियां कई तरीके की बिहार की राजनीति में इस बार हमें ज़्यादा दिखने को मिल रही हैं। पहले भी ओवैसी साहब आए थे, उसके साथ अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं तेज प्रताप जी ने भी अपनी एक पार्टी का जो है उसका शुभारंभ कर दिया है, और भी हम देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी ओवैसी साहब के साथ आ गई है। तो इस तरीके के तमाम जो छोटे दल हैं, क्या कहीं ना कहीं, और वो ऐसे दल हैं जो कहीं ना हम देखते हैं कि महागठबंधन के वोट बैंक पर अपनी नज़र रखते हैं, क्या वो डेंट नहीं करेंगे? नहीं, हमें लगता है कि देखिए, डेमोक्रेसी के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। सच में भारत जैसे इतने बड़े देश में इतनी विविधता है, यहाँ कोई 2-4 पार्टी मिलकर के भारत के डेमोक्रेसी को नहीं चला सकते। तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, अगर सच में इसको डेमोक्रेटिक होना है, फेडरल स्ट्रक्चर रहना है, तो मल्टी पार्टी तो होना ही होना है। और आज पूरे देश में डेमोक्रेसी की लड़ाई इसी पर है, क्योंकि भाजपा ने ऐलान कर दिया कि देश में एक पार्टी है, एक पार्टी रहेगी। नड्डा साहब इसी पटना में आकर के बोल के गए थे कि भाई देश में एक ही पार्टी रहेगी, तमाम बाकी छोटे छोटे दलों का समय समाप्त हो रहा है। और अमित शाह कहते हैं कि हम 5 साल के लिए नहीं आए हैं, हम 50 साल राज करने के लिए आए हैं। तो हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है कि सिंगल पार्टी, वन पार्टी रूल, वन पार्टी स्टेट, और एक पार्टी जिसके साथ आरएसएस है, जो अनरजिस्टर्ड संगठन है, जो बिल्कुल साजिश के तहत काम करने वाला एक संगठन है। तो पूरे देश के राजनीति को और पूरे देश के राज व्यवस्था को एक साजिश के हवाले कर देना, जहां एक पार्टी, उस पर एक पार्टी में भी कोई 2-4 नेता, वो बस आकर के पूरे देश को अपने कब्जे में ले ले। इसीलिए मल्टी पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां बनना, बाकी तो जनता को काम करना है। बहुत सारे पार्टियां हैं रजिस्टर्ड चुनाव आयोग के पास, वो फर्जी पार्टियां हैं,
वो सिर्फ इसलिए लोग पार्टी बना लेते हैं कि इनकम टैक्स में नहीं देना पड़ता है कुछ पैसों के लिए, इसके लिए। तो लेकिन जो पार्टी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, चुनाव भी लड़े, अच्छी बात है। अब तेज प्रताप जी ने पार्टी बनाई, कैंडिडेट दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो बाकी तो जनता को तय करना है, जनता को तय करना है भाई किस पार्टी को जनता इसमें रेटिंग करना, ये जनता का काम है। बाकी क्या लेफ्ट के लिए 2025 का बिहार का ये चुनाव आइडियोलॉजी की लड़ाई है? नहीं, लेफ्ट के लिए सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, पूरे देश के लिए। क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश हो रही है आरएसएस की, और वो आइडियोलॉजी पूरे हिंदुस्तान की एकता के लिए खतरनाक है। आप याद करके देखिए कि जिस समय महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर पाबंदी लगी थी, सरदार पटेल थे उस समय होम मिनिस्टर, और उसमें कहा क्या गया था? सरदार पटेल ने दो बातें कही थी। एक, उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या एक ऐसे हालात में हुई है, उस हालात के लिए आरएसएस जिम्मेदार है, एक नफरत का, हिंसा का पूरा माहौल। दूसरा, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि फ्रीडम विल बी इम्पेरिल्ड। अभी अभी हमें आज़ादी मिली है देश में, ये आज़ादी के लिए खतरा। तो हमें लगता है कि ऐसा विचार, ऐसी विचारधारा जब थोपने की कोशिश होगी जो देश की आज़ादी के लिए, देश की एकता के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, तब तो ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। ये हमारे लिए सिर्फ नहीं, सबके लिए, अम्बेडकर राइट्स के लिए, गांधीयान लोगों के लिए, लोहिया के मानने वाले लोगों के लिए, पेरियार के लिए, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी सबके लिए है पूरे, बिल्कुल। इसलिए हमें लगता है कि इस समय इसको रोकना बिल्कुल ज़रूरी है। और बिहार पर देश की नज़र है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे, जैसे आप पत्रकार भी दिल्ली से आ रहे हैं, उसी तरह से बहुत सारे लोग, तुषार गांधी जी कल आए थे कैंपेन करने, हमारे एक कॉमरेड अतुल जी बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं पार्टी के या सिविल सोसाइटी के, जो लोग ये देखना चाहते हैं भाई बिहार ठीक से लड़े, बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेल ना हो जाए। और क्योंकि बिहार से ही अब वो बात बनेगी, तय होगा कि क्या देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। ये जो एसआईआर के जरिए वोट काटने की साजिश हो रही है, महाराष्ट्र का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैंने फेसबुक पे भी आपका देखा। एक आपने बात कही है कि कहीं नीतीश जी को एकनाथ शिंदे वाला हाल ना हो जाए, ये आपको लग रहा है? ये तो पूरे बिहार में लोग कह रहे हैं, लोगों को दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है। नीतीश जी का नाम लेते थे लोग कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, 25 से 30, फिर से नीतीश, यही तो नारा था, फिर से नीतीश। लेकिन अब आकर के कह रहा है कि नीतीश नहीं, चुनाव भर के लिए नीतीश जी, उसके बाद नीतीश जी का समय सेवा समाप्त। तो नीतीश जी को क्या महागठबंधन अभी भी सम्मान देगा अगर संभव हो तो? नहीं, अभी तो पलटी मारने के लिए जाने आते हो? अभी उसके लिए नहीं। हमें लगता है कि नीतीश जी को लेकर बिहार में एक चिंता है, लंबे समय तक एक अनुभवी नेता है, उनके साथ अगर इनको सेहत को लेकर भी चिंता है, और उनके साथ अगर इस तरीके से अपमान होता है, अपमानजनक रवैया होता है, वो भी खराब लगता है। और शेष तो हमें लगता है कि इस बार ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिलेगा। लेकिन अगर आ गई तो? ये आएगी नहीं, हमें लगता है। इसलिए वो तो चुनाव के बाद की स्थिति हम तब देखेंगे। तो दरवाजे खुले रखेंगे? मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद ऐसी कोई नौबत आएगी। बिल्कुल, लोगों को भी पता है आजकल कहीं कोई त्रिशंकु विधानसभा नहीं बनती। आजकल निर्णायक बहुमत का दौर है और लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों को पता है कि हल्का फुल्का बहुमत होगा तो ये अमित शाह और नीतीश कुमार, हमारे मोदी जी सरकार को चलने नहीं देंगे। इसीलिए निर्णायक बहुमत के साथ, जैसे झारखंड में सरकार बनी कंफर्टेबल एम्फेटिक मेजॉरिटी के साथ, तो बिहार में ऐसा ही होने वाला है। इसमें और कहीं किसी तरह के पोस्ट पोल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So this was Deepankar Bhattacharya clearly exuding confidence that the Mahagathbandhan is going to form a government on its own, and there will definitely be no need of any other party to come to be welcomed in the fold. But only time will tell, and the date of November 14, that where is the sun taking its rise from. With cameraman Raju, this is Shikha Salaria for NewsX. Keep watching, stay tuned.